हाय एवरीवन, सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 जीएस पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी मेंस के क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। अगर आपने 2013 से लेकर जब से सिलेबस यूपीएससी मेंस का चेंज हुआ है, 2013 से लेकर अभी तक 2025 तक जितने भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, अगर आपने सभी को हल कर लिया तो मेरा ये दावा है कि आप यूपीएससी के किसी भी प्रश्न को हल करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न है, 3 महान नैतिक विचारकों दार्शनिकों के अवतरण नीचे दिए गए हैं। आपके लिए प्रत्येक अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है, पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। अब हम भूमि क्या उत्तर देंगे। हमारी ज़रूरतें सीमित हैं, लेकिन हमारे लालच की कोई सीमा नहीं है। हम भोजन, वस्त्र और आवास जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज पृथ्वी पर दुनिया के सभी लोगों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। हालांकि लालच का कोई अंत नहीं है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। यहाँ कुछ भारतीय विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं जो इस अवधारणा को दर्शाते हैं। नंबर 1 है, अस्थायी कृषि पारिस्थितिकी जैसी सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, जो छोटे पैमाने के किसानों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं और पर्यावरणीय क्षरण को कम करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब हम उदाहरण पर चलते हैं। भारत के एक राज्य सिक्किम ने जैविक कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम की है और किसानों तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राथमिकता दी है। अब हम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के बारे में समझेंगे। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए बढ़ती आबादी की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। उदाहरण के तौर पर गुजरात राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अपनी विशाल सौर क्षमता का उपयोग किया है और अपने निवासियों की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी व्यक्तियों और समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देकर और अत्यधिक लालच से बचकर हम एक अधिक न्यायसंगत और सतत विश्व की दिशा में कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं, पर यदि किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो
उसे अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। भूमिका: अब्राहम लिंकन का यह उद्धरण बताता है कि जब किसी को शक्ति दी जाती है तो यह उनके असली चरित्र को प्रकट कर सकता है। इस उद्धरण का अर्थ समझने में मदद के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। राजनेता: जब राजनेता सत्ता की तलाश में होते हैं तो वे प्रायः अपने मतदाताओं से गरीबी कम करने या स्वास्थ्य उदाहरण देखभाल तक पहुंच बढ़ाने जैसे वादे करते हैं। हालांकि एक बार जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ राजनेता अपनी जनता के हितों की तुलना में अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। उदाहरण: वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रिश्वत स्वीकार कर सकते हैं या अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार में संलग्न हो सकते हैं। दूसरा है प्रबंधक। कार्यस्थल पर प्रबंधकों को प्रायः अपने कर्मचारियों पर अधिकार दिया जाता है। कुछ प्रबंधक अपनी शक्ति का उपयोग अपने कर्मचारियों को हेरफेर करने या उनके अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण: एक प्रबंधक उस कर्मचारी को दंडित कर सकता है जो उनके अनुचित व्यवहार के विरुद्ध बोलता है, या वह उन कर्मचारियों को अधिमान्य उपचार दे सकते हैं जो उनके मित्र या सहयोगी हैं। अब निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है। इन सभी मामलों में शक्ति किसी व्यक्ति के असली चरित्र को उजागर कर सकती है। कुछ लोग अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की कीमत पर स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, जबकि अन्य अपनी शक्ति का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए कर सकते हैं जो कम भाग्यशाली हैं। अंततः जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उससे उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। शत्रुओं पर विजय पाने वालों की अपेक्षा में अपनी इच्छाओं का दमन करने वालों को अधिक साहसी मानता है। अरस्तु के अकॉर्डिंग भूमिका अब हम देखेंगे। अरस्तु का यह उद्धरण बताता है कि बाहरी दुश्मनों पर विजय पाने की तुलना में अपनी इच्छाओं पर विजय पाने के लिए अधिक बहादुरी की आवश्यकता होती है। इस उद्धरण का अर्थ समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। तर्क का समर्थन करने के लिए विभिन्न उदाहरण। नंबर 1, महात्मा गांधी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गांधी के अहिंसक प्रतिरोध ने हिंसक प्रतिशोध की इच्छा पर नियंत्रण पाने और इसके बजाय शांतिपूर्ण तरीकों से शांति और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में बहादुरी का प्रदर्शन किया है। अब हम अगला देखेंगे। अशोक महान। युद्ध की भयावहता का अनुभव करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा का त्याग किया और शांति, धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर
ध्यान केंद्रित किया। स्वामी विवेकानंद ने आत्म प्राप्ति और मानवता की सेवा की वकालत करते हुए व्यक्तिगत लाभ और भौतिक संपत्ति की इच्छाओं पर विजय पाने की आवश्यकता पर बल दिया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इन सभी मामलों में उभयनिष्ठ विषय यह है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण पाना होगा। यह कठिन हो सकता है क्योंकि इसके लिए स्वयं की दुर्बलताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि जैसा कि अरस्तु का सुझाव है, अंततः बाहरी दुश्मनों पर विजय पाने की तुलना में इन आंतरिक संघर्षों पर नियंत्रण पाना अधिक साहसी है, क्योंकि इसके लिए स्वयं और अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 7। सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का कैसे पालन किया जा सकता है? अब हम भूमिका। यह कथन बताता है कि किसी व्यक्ति की भलाई समग्र रूप से समाज की भलाई से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, यदि समाज अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और व्यक्तियों को भोजन, पानी, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हैं, तो व्यक्ति को भी लाभ होगा। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे इस सिद्धांत को सार्वजनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्य भलाई को प्राथमिकता देना। नीतिगत निर्णय लेते समय सरकारों को व्यक्तिगत हितों पर सामान्य भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी निर्णय का केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बजाय व्यापक आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा है सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। सरकारें ऐसे कार्यक्रम लागू कर सकती हैं जो समाज के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, समानता को बढ़ावा देना। नीतियों को समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। हमें ऐसी नीति बनाना चाहिए जो हमें समान भाव उत्पन्न करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो और जिससे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो। चौथा है नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और नीतिगत निर्णय लेने में उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। एक व्यक्ति की भलाई में सभी की भलाई समाहित होने के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है। जब समाज अच्छी तरह से कार्य कर रहा होता है और व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताएं और अवसर उपलब्ध होते हैं, तो सभी को लाभ होता है। सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके सरकारें यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने और समाज में योगदान करने का अवसर मिले। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते हैं।
इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर का उदाहरणों सहित आधार बताइए। हमें उसका उदाहरण भी देना है। अब हम भूमिका पर चलते हैं। यह सामान्य धारणा है कि राजनीति और नैतिकता एक साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन यह एक गलत द्वंद्व है। नैतिकता राजनीति का अभिन्न अंग होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और समग्र रूप से समाज की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इस तर्क का समर्थन करने के लिए अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इस तर्क का समर्थन करने के लिए अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इस तर्क का समर्थन करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नैतिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सत्यनिष्ठा, विनम्रता और समावेशिता को प्राथमिकता दी है, साथ ही राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया है और अपने दृष्टिकोण एवं नैतिक आचरण के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया है। दूसरा है अन्ना हजारे। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता हजारे ने एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में नैतिक शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे राजनीति में नैतिक आचरण पर देशव्यापी चर्चा को प्रेरणा मिली। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यह स्पष्ट है कि नैतिकता और राजनीति का गहरा संबंध है। राजनीतिक निर्णयों को लोगों के जीवन और संपूर्ण पृथ्वी पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। राजनीति में नैतिकता को प्राथमिकता देकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि निर्णय केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लाभ के बजाय सामान्य कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। अगला प्रश्न है, एक जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा उसके अन्य मित्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने या आंशिक या छंदवारित सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड मुक्ति भी मिल सकती है। PIO अन्यथा एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, पर यह विशिष्ट निर्णय जिसके संबंध में RTI आवेदन दिया गया है गलत निकला। वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आया है। नीचे सुझावों के कुछ विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प का गुण दोषों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। पहला है, PIO इस मामले को अपने ज्येष्ठ अधिकारी को उसकी सलाह के लिए संदर्भित करे और कड़ाई से उसी के अनुसार कार्रवाई करे, चाहे वह स्वयं उस सलाह से पूर्णतः सहमत न हो। दूसरा है, PIO छुट्टी पर चला जाए और मामले को अपने उत्तराधिकारी कार्यालय में पर छोड़ दे। वह सूचना आवेदन को किसी अन्य PIO को हस्तांतरण का निवेदन करे। तीसरा है, PIO सच्चाई के साथ सूचना प्रकट करने व अपनी जीविका पर उसके प्रभाव पर मनन करके
इस भांति उत्तर दे जिससे यह उसकी जीविका पर जोखिम न आए, पर साथ ही सूचना की अंतर्वस्तु पर कुछ समझौता किया जा सकता है। अगला है पीआईओ उन सहयोगियों जो इस निर्णय को लेने में सहभागी थे से परामर्श करें और उनकी सलाह के अनुरूप कार्रवाई करें। अनिवार्य रूप से केवल उपरोक्त विकल्पों तक सीमित न रखते हुए आप अपनी सलाह दीजिए और उसके उचित कारण भी बताइए। 200 शब्दों में हमें उसका उत्तर देना है। दोस्तों, हमें प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा प्रश्न होता है उससे इसका में छोटा ही आंसर है। भूमिका: सार्वजनिक सूचना अधिकारी पीआईओ को जानकारी का खुलासा करने के संबंध में एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके और उसके सहयोगियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। विकल्प 1 देखते हैं। मामले को वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजना और उनकी सलाह के अनुसार सख्ती से कार्य करना। पहले हम गुण समझेंगे। किसी वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन मांगना पदानुक्रम के प्रति सम्मान दर्शाता है और संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह स्थिति और संभावित समाधानों पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है। हम अवगुण के बारे में समझेंगे। वरिष्ठ अधिकारी की सलाह सर्वोत्तम नैतिक कार्रवाई के अनुरूप नहीं हो सकती है। उनकी सलाह का आंख मूंद कर पालन करना ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों से समझौता कर सकता है। विकल्प दूसरा, छुट्टी पर जाना या आवेदन को किसी अन्य पीआईओ को स्थानांतरित करना। अब हम गुण के बारे में समझें। स्वयं को स्थिति से दूर करने से प्रत्यक्ष संलिप्तता और संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है। आवेदन को हस्तांतरित करने से जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी पर हस्तांतरित हो सकती है। अब हम अवगुण के बारे में समझेंगे। इस विकल्प को टाल मटोल के रूप में देखा जा सकता है और पीआईओ के इरादों के बारे में संदेह पैदा हो सकता है। यह मौजूदा नैतिक दुविधा का समाधान नहीं करता है। विकल्प तीसरा हम देखते हैं। परिणामों पर विचार करना और इस तरीके से उत्तर देना कि जानकारी से समझौता हो जाए। हम गुण: इस विकल्प का उद्देश्य कुछ जानकारी प्रदान करते हुए पीआईओ के करियर की रक्षा करना है। यह ईमानदारी और आत्मसंरक्षण के बीच संतुलन चाहता है। अब हम अवगुण के बारे में समझेंगे। जानकारी की सामग्री से समझौता करना पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसे अनैतिक माना जा सकता है। इससे पीआईओ और संगठन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। विकल्प चौथा, निर्णय में पक्षकार सहयोगियों से परामर्श करना और उनकी सलाह के आधार पर कार्रवाई करना। अब हम गुण के बारे में देखेंगे। सहकर्मियों से इनपुट मांगने से विभिन्न दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह सहयोगात्मक निर्णय लेने और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। अब हम इसके अवगुण के बारे में समझेंगे। केवल सहकर्मियों की सलाह पर निर्भर रहने से पक्षपाती या स्वार्थी सिफारिशें हो सकती हैं। यह किसी वस्तुनिष्ठ एवं नैतिक समाधान की गारंटी नहीं देता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। कार्रवाई का सबसे उपयुक्त तरीका विकल्प 1 चुनना है और मामले को वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजना होगा। हालांकि पीआईओ के लिए उचित निर्णय लेना और प्राप्त सलाह का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यदि सलाह नैतिक सिद्धांतों से टकराती है तो पीआईओ को किसी नैतिक समिति या उच्च प्राधिकारी से आगे मार्गदर्शन मांगने पर विचार करना चाहिए। चौथा, स्थिति से निपटते समय ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।